हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई पिछले वीडियो में हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। हमने देखा था कि कोरियोलिस फोर्स आपका क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया था कोरियोलिस फोर्स का, और एक्सप्रेशन हमारा आया था, एक मिनट, एक्सप्रेशन हमारे पास -2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा, मतलब ओमेगा क्रॉस वी डैश आ गया था, है ना। उस पर हम अलग अलग एंगल्स के लिए भी उसको जो है डिफाइन कर चुके थे, तो इतना काम हम लोगों का हो गया था। अब हम पढ़ेंगे मोशन रिलेटिव टू अर्थ, मतलब इस कोरियोलिस बल को हम किसके रिलेटिव में पढ़ेंगे, अर्थ के रिलेटिव में पढ़ेंगे कि अर्थ के रिलेटिव में कोरियोलिस फोर्स का क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन रिलेटिव टू अर्थ। ठीक है, मोशन यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष गति, मोशन रिलेटिव टू अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष गति। ठीक है, मैं बता गई थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पिछले उसमें दे गई थी कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। उसका अक्ष जो है वो उत्तर से दक्षिण को मिलाता है। ठीक है, सपोज करो ये नॉर्थ साइड है अर्थ का और ये साउथ साइड है नीचे वाला, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करेगी, रोटेट करेगी, इसके चारों तरफ रोटेट करेगी, ऐसे गोल गोल घूमेगी इसके। तो ये उसकी एक्सिस है। तो एक्सिस जो है उसकी, वो तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। और ये घूमती कैसे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे घूमेगी। समझ में आ रही है। ठीक है, कैसे घूमेगी, ऐसे ईस्ट से। वो घूम तो ऐसे भी सकती थी, दो डायरेक्शन पॉसिबल ना। ये तो कहलाता पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। पर ये घूमती कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और उससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। समझ में आ गई, ये वाली बात मैंने आपकी करी थी। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन है। और मैंने आपको, जब मैंने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि वो निर्देश तंत्र जिसमें कण की गति स्थिर रहेगी, नियत रहेगी, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। बताया था कि नहीं बताया था। यानी कि वो हमेशा कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, हमेशा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी कि उसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें आभासी बल कार्य करेंगे। क्योंकि आभासी बलों से मतलब है, अच्छा जो अजड़त्वीय की परिभाषा क्या थी, अजड़त्वीय ये था कि अगर एक्सेलरेशन ना हो, या फिर एक्सेलरेशन ना हो फिर भी, नहीं सॉरी, फोर्स ना हो फिर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो। जबकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन खोलो, वहाँ पे बता रखा है अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो, तब तो वो है इनर्शियल यानी कि जड़त्वीय। लेकिन अगर फोर्स नहीं है फिर भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो है नॉन इनर्शियल। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है वास्तव में तो, लेकिन पृथ्वी जो त्वरण उत्पन्न करती है वो लगभग नगण्य ही होता है, इसलिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लिया जाता है। यानी कि वास्तव में वो है कैसी, नॉन इनर्शियल यानी कि अजड़त्वीय, लेकिन उसको जड़त्वीय हम मान लेते हैं क्योंकि वो त्वरण जो उत्पन्न करती है, एक्सेलरेशन जो क्रिएट करती है, वो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। समझ में आ गई। तो मोशन रिलेटिव टू अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है जब घूम रही है तो कुछ ना कुछ आभासी बल लगा रही है। आभासी बल कौन कौन से लग रहे हैं, हमने बात की थी, एक तो आप केंद्रीय बल लगता है, कल ही बात की थी, और एक कौन सा बल लगता है, कोरियोलिस बल। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो बात करेंगे हम। पहले ये सारी लिख लेते हैं, हमने जो जो बात की है तो हम लिखेंगे, एज वी नो अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस, एट इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस कहाँ होता है, एक्सिस इसका होता है, वो किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है, वो उसका एक्सिस होता है। एज वी नो अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है इन 24 आवर्स। कितने घंटों में पूरा करती है एक चक्कर अपने अक्ष पर, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में पूरा करती है। समझ में आ गई। तो जब पृथ्वी घूम रही है एक दिन में तो दिन और रात हो रहे हैं। अब पृथ्वी क्या कर रही है, वो एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में
घूम रही है, ठीक है। तो इस दौरान उस पर दो तरीके के आभासी बल कार्य करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अर्थ इज अ रोटेटरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एक तरीके का घूर्णन पिंड है। रोटेटरी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन, मतलब पृथ्वी एक ऐसा घूर्णी पिंड है जो कि सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करता है। मतलब वो ऐसे घूमती है, देखो ये आपका सन हो गया और ये पृथ्वी अर्थ हो गई। ये क्या करती है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करेगी और सन के चारों तरफ भी क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है। तो ये रिवॉल्व करना हो गया और ये अपने एक्सिस पर घूमना हो गया। समझ में आ गई। तो वो घूमती भी जाएगी, ऐसे 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 करके घूमती है, वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और इसके चारों तरफ भी घूम रही है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस दौरान इस पर दो तरीके के आभासी बल लगते हैं, ठीक है। देयर ड्यू टू रोटेटरी मोशन, यानी कि घूर्णी गति के कारण, ड्यू टू रोटेटरी मोशन देयर आर two types of pseudo forces, there are two types of pseudo forces exerted मतलब लगते हैं, exerted on earth, यानी कि पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण उस पर दो तरीके के आभासी बल कार्य करते हैं। नंबर 1 अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, हम बात कर चुके हैं। नंबर 2 कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। नंबर 1 तो क्या है आपका अपकेंद्रीय बल और नंबर 2 है आपका कोरियोलिस बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है ना आपका, उसका एक्सप्रेशन क्या आया था, अगर आपको याद हो तो है ना, FCE लिख रही हूँ उसको। सेंट्रीफ्यूगल आपका क्या निकला था, माइनस का M ओमेगा क्रॉस R, यह आया था। क्या इसमें कहीं वेलोसिटी आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो अपकेंद्रीय बल हमेशा पृथ्वी पर कोई कण होगा ना तो उसके स्थिर अवस्था के कारण क्रिएट होता है। मतलब ये तो किसकी वजह से क्रिएट होता है, एक ऐसे कण पर लगेगा, सॉरी मैं गलत बोल गई, ये हर तरीके के कण पर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल जो होता है ये हर तरीके के कण पर लगता है, यानी कि स्थिर पर भी लगता है और गतिशील कण पर भी। मतलब पृथ्वी तो रोटेट ही कर रही है, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि जब पृथ्वी स्थिर या गतिशील होगी तो लगेगा। पृथ्वी पर तो हमेशा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल। लेकिन हम भी तो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं भाई, पृथ्वी पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पृथ्वी के साथ साथ भी तो घूम रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर कोई कण स्थिर है या गतिशील है, दोनों ही अवस्थाओं में पृथ्वी पर अगर वो है तो उस पर सब अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। समझ में आ गई। तो ये दोनों तरीके के कणों पर लगता है, लेकिन कोरियोलिस बल हमेशा सिर्फ गतिशील कणों पर ही कार्य करता है। मतलब पृथ्वी पर पार्टिकल अगर गतिशील अवस्था में होगा तो ही उस पर कोरियोलिस बल लगेगा। समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो इतना है और ये हमेशा हर तरीके के कण पर कार्य करता है, ठीक है। एक्सर्टेड ऑन एवरी पार्टिकल, जिसमें स्टेबल पार्टिकल भी है प्लस मूविंग पार्टिकल भी है, ठीक है। एक्सर्टेड ऑन एवरी पार्टिकल, हिंदी वालों को बोल देती हूँ तो आप वो जो भी वर्ड लिखती हूँ उसको बोलती हूँ तो लिख लिया करो उसको हिंदी में, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल जो है उसका एक्सप्रेशन ये होता है और ये प्रत्येक कण पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FC अगर हम कहें इसको तो ये हमने कितना निकाला था, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस V डैश, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती है तो ये हमेशा गतिशील कण पर ही कार्य करता है। एक्सर्टेड ओनली ऑन मूविंग पार्टिकल, यानी कि ये सिर्फ गतिशील कण पर ही कार्य करता है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गई मोशन रिलेटेड टू अर्थ। अब हम जो है इसी को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपेंड हम आगे क्या करेंगे, हम फर्क प्रभाव देखेंगे कि इन अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस बल का पृथ्वी की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स
एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही फोर्सेस का पृथ्वी की मोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि कोरियोलिस बल और अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो हम निकाल लेते हैं इसका कोणीय वेग कितना है, ठीक है। सिंस अर्थ कंप्लीट्स वन साइकिल, एक चक्र, वन साइकिल इन 24 आवर्स, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे निकालती है। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णी गति का कोणीय वेग, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा होता है 2π/t, कैलकुलेट कर सकते हो आप। 2 आपके पास है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये क्या करती है 24 घंटे में कवर करती है। 24 घंटे, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 × 60 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास जो ओमेगा निकल करके आएगा ना, इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो वो आता है 7.29 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कोणीय वेग की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही निकल करके आएगा 7.29 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गई, ये हो गई पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग, ठीक है। अब समझो आप इम्पॉर्टेंट बात, हमें क्या देखना है, इफेक्ट देखना है, किसका, कोरियोलिस बल का इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रही हूँ, तो बड़े ही ध्यान से देखना, डायग्राम दिख पूरा बन जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे चलोगे ना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है अर्थ, सपोज, ठीक है। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास है अर्थ, ठीक है। अर्थ की ये है आपका अर्थ का सेंटर, अर्थ का क्या है, सेंटर। अब क्योंकि अर्थ तो 3D स्ट्रक्चर है, हम उसको पेज पे बना रहे हैं, 2D स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे अर्थ की ऊपर वाली सरफेस भी दिखे, जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल में अगर हवा भरी हुई है तब तो वो 3D है, लेकिन फुटबॉल की सारी हवा निकाल के उसको पिचका दिया है ना, पूरा हमने उसको दबा दिया, तो वो फिर एक सर्कल बन जाएगी। सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल बन जाएगी जिसके बीच में भी मास होगा, ठीक है। तो फुटबॉल यूँ समझ लो कि उसमें हवा भर दोगे तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है वो ऊपर उठ जाएगी, आपकी तरफ उठ जाएगी, ठीक है। तो वो आपको दिखे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये ऊपर वाली, ये देखो, ये ऊपर वाली जो आपको दिखाई दे ना, ये इसकी ऊपर वाली सरफेस भी दिखाई दे, इसीलिए मैंने इसके दो जो हैं इसकी लेयर्स शो कर दी हैं आपको, ठीक है। ये है इसका सेंटर अर्थ का ओ, और ये इसका प्रोजेक्शन है, अर्थ के सेंटर का प्रोजेक्शन ओ डैश, मतलब इसकी परछाई पड़ रही है, ओ की परछाई पड़ रही है ओ डैश पर, समझ में आ गई, ठीक है। ये जो है ना, ये उसका एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। समझ में आ रही है बात। फिर मैंने क्या किया, ध्यान से बस आप देखते जाओ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक और लेयर मैं शो कर रही हूँ, आपको दिख रही होगी, अब आपको अर्थ लग रही होगी एक 3D स्ट्रक्चर टाइप, वैसे तो एक सर्कल से तो नहीं दिखेगी, लेकिन अब आपको इसकी एक लेयर मैंने एक टुकड़ा सा दिख रहा होगा आपको, जो मैंने यहाँ से यहाँ पे मिलाया है, और इसकी 2 लेयर्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, तो थोड़ा 3D स्ट्रक्चर जैसी फीलिंग आ रही होगी, समझ में आ गई। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक बिंदु कंसिडर किया अर्थ पर। अच्छा, अब ये देखना, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना लेयर, इसका मतलब ये है कि हम अर्थ की उठी हुई उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ के बाहर वाली जो सरफेस है ना, उस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है। तो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ की रेडियस होगी, यानी कि अर्थ की रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर, ठीक है। ये बाहर वाला सरफेस है, ये आप ये मत सोचना कि ये कहीं बीच में मैंने कैसे ले लिया और रेडियस कैसे बन गई, ये अर्थ की सबसे बाहर वाली जो सरफेस है ना, वहाँ से डिस्टेंस है सेंटर की, तो वो हो गई आपकी कैपिटल आर, समझ में आ गई। ये जो रेडियल पार्ट इस प्लेन के साथ, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन, ये कहलाता है भूमध्य रेखा वाला जो तल होता है ना, भूमध्य रेखा जाएगी यहाँ से, तो भूमध्य रेखा वाला जो तल है वो भूमध्य रेखीय तल कहलाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, इसको निरक्षीय तल भी बोल देते हैं, है ना, और इसको भूमध्य रेखीय तल भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका इक्वेटोरियल प्लेन,
यानी कि भूमध्य रेखीय तल। तो ये रेडियल पार्ट इस भूमध्य रेखीय तल के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसको बोलते हैं हम लैम्डा, यानी कि अक्षांश कोण। समझ में आ गई? अक्षांश कोण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। समझ में आ गई? तो ये वाला एंगल कौन सा है? अक्षांश कोण है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस पी की यहाँ से दूरी तो कैपिटल आर हो गई, लेकिन इस ओ डैश से जो दूरी है ना, वो हमने मान ली है, वो एक वेक्टर है, उसका नाम मैंने ले लिया है आर डैश वेक्टर। समझ में आ गई बात? इस बिंदु पी पर मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया ये है आपका एक्स डैश, ये है वाई डैश, या एक्स वाई मान लो, और ये है आपका जेड। अब ध्यान से सुनो, देखो एक्स डैश तो है पूर्व दिशा में, दरअसल पी पॉइंट जो है ना ये घूम रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो आपको एग्जैक्टली एक्स तो दिखाई नहीं देगा, मतलब एग्जैक्टली एक्स दिखेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली पूर्व में नहीं दिखेगा। तो एक्स डैश जो है वो पूर्व दिशा में है, वाई डैश दरअसल उत्तर दिशा में है, और जेड डैश जो है ना वो पृथ्वी के तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, मतलब सेंटर से, मतलब उस पॉइंट पर्टिकुलर बीच में से निकल रहा है। आप एक फुटबॉल को कंसिडर करके चलो बस, फुटबॉल के पूर्व दिशा में होगा एक्स डैश, उसी के प्लेन में वाई दिशा में होगा वाई डैश, लेकिन 3D में जो जस्ट ऊपर होगा, मतलब इस तरीके से एक्स डैश वाई डैश, ये बिल्कुल ये वाला है, ये वाला है जेड डैश। परपेंडिकुलर ही तो होंगे ये तीनों एक दूसरे के, तो ये वाला पेन की डायरेक्शन दिख रही है ना, ये जेड डैश है। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम हो गया। इसको अपन और थोड़ा सा समझेंगे, अलग से थोड़ा सा अलग से करके समझेंगे, इसमें से अलग अलग पार्ट, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए, कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करना है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।